हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिस पे आज अपन जो है वो मार्च 2020 में आए हुए एसएससी सीजीएल के सवालों की चर्चा करेंगे, जो आपके लिए जो है वो जानना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप आने वाले समय में एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या मेंस देने जा रहे हैं, तो ये एनालिसिस आप ज़रूर देखें। इससे आप सवालों को किस तरीके से हल किया जाना चाहिए, क्या अप्रोच उनके लिए रखी जानी चाहिए, ये अपन जो है वो इस एनालिसिस में अपन जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको इस जो है वो वीडियो के अंदर जंबल्ड सेंटेंसेस की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो आपने अब तक वीडियो हमारा जो है वो जो पुराने आपने देखे हैं वो भी आप देखते रहें, और नए वीडियोस के साथ भी आप बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो आप ज़रूर करें। तो अपन जो है वो पहले सवाल पे यहाँ पे चलते हैं। पहला सवाल यहाँ पे आपको देखो ये बोला गया है पहले सवाल में कि ओवर कुक पुट्स टू मैनी सॉल्ट इन द फूड। हमारा जो यहाँ पे बावर्ची है या भोजन बनाने वाला जो है वो भोजन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नमक यहाँ पे डालता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जिसके साथ एस या ई एस लगा है यहाँ पे, और टू यहाँ पे जो है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। मैनी यहाँ पे जो है वो बच्चों क्या है, एडजेक्टिव है, और सॉल्ट जो है वो नाउन है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पे पुट्स टू मैनी सॉल्ट ये वाले पार्ट में दिया हुआ है कि इसमें आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट है तो आप लगाएंगे। देखो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो किस तरीके का नाउन है, यहाँ पे जो है वो किस अनकाउंटेबल स्थिति में है ये। तो अनकाउंटेबल नाउन जब ये है, अपन इसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं वन सॉल्ट, टू सॉल्ट, तो ये अनकाउंटेबल स्थिति में है। इसलिए अपन को यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, मच का उपयोग करेंगे। तो सॉल्ट को निरूपित करने के लिए अपन यहाँ पे मच लेके आएंगे। अब देखो मच जो है वो इन दो भागों के अंदर आपको दिया हुआ है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पुटिंग जो कंटिन्यूअस वर्ब इसकी है उसके लिए इज एम आर वॉज वर यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वाला स्थिति तो इसमें रहेगा नहीं, नो करेक्शन इसमें होगा नहीं। अब पुट्स यहाँ पे आ सकता है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो एस या ई एस यहाँ पे लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब टू और वेरी की जब आप बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो वेरी है वो हमेशा पॉजिटिव केस में ही उपयोग किया जाता है सामान्यतः। तो यहाँ पे वेरी मच जो है वो आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। टू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस में इस्तेमाल किया जाता है। जब अपन ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को जो है वो निरूपित कर रहे हैं तो टू का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, टू यहाँ पे रहेगा। तो पुट्स टू मच यहाँ पे यानी थर्ड विकल्प जो है वो इसका जवाब यहाँ पे रहेगा जब आप इसको संशोधित करेंगे। अब दोस्तों अपन जो है वो अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल जो है वो यहाँ पे अपना जो है वो क्या है, रिया वेंट इनटू द शॉप बिकॉज इट हैज सेल। अब देखो बिकॉज यहाँ पे जो है वो बच्चों जो है वो क्या है, कंजक्शन का काम यहाँ पे कर रहा है। अब इस कंजक्शन में जो काम पहले हो रहा है वो देखो आप, सेल लगी हुई थी इसीलिए तो वो वहाँ पे गए। तो यहाँ पे ये जो है वो सिंपल जो है वो पास्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है वो जो है वहाँ पे सेल लगी हुई थी इसलिए वो वहाँ पे गए। इसमें आपको संशोधन यदि है तो करना है। अब देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये हैज यहाँ पे दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट को निरूपित कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस तो यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि रिया वहाँ पे गई, क्योंकि वो पुराने समय की बात कर रहा है। तो नो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे होगा नहीं, इज हैविंग भी नहीं होगा जब प्रेजेंट में नहीं है, तो इट हैविंग भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन अपन को नजर आ रहा है कि इट हैड ए सेल आएगा। सेल देखो जो है वो नाउन यहाँ पे है, जबकि आपने देखा होगा एस ई डबल एल, ये सेल जो है वो वर्ब और नाउन दोनों में काम करता है। सामान्यतः इसको वर्ब में ही देखा जाता है, और इसकी जो आगे की फॉर्म है वो सोल्ड यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इस भाग को जब आप चेंज करेंगे तो इट हैड ए सेल यहाँ पे आएगा।
इसके बाद में अपन अगले सवाल को यहाँ पे देखते हैं। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। अब देखो बच्चों, ये कंडीशनल सेंटेंस की स्थिति यहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो इफ से जो है वो आगे वाला जो इफ वाला क्लोज है वो हमको पता होना चाहिए। यदि आप जैसे इफ को जो है वो कंडीशनल स्थिति में काम में लेते हैं तो इफ के आगे वाला क्लोज जो है वो यदि जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है तो इसके जो है वो इफ के जो है जो मैन क्लोज यहाँ पे रहेगा वो किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर में आएगा। तो ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ पे जब इस सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो ये विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आगे जो है वो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है। तो इसमें तो दिक्कत है नहीं, पूछा भी नहीं गया है, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से ये ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे एरर कहाँ पे वो पूछना चाह रहा है कि एग्री विद प्रपोजल में समस्या है या नहीं, ये आपको बताना है। देखो बच्चों, एग्री जो होता है, एग्री के साथ जो है वो आपकी दो प्रेपोजिशन यूज अपन करते हैं। एक तो आता है एग्री विद, यदि किसी व्यक्ति के साथ आप है समबॉडी, एग्री विद समबॉडी। लेकिन आप किसी जो है वो प्रपोजल को लेके हैं एग्री टू समथिंग, तब यहाँ पे टू जो है वो समथिंग आएगा। ये कब जो है वो एग्री टू समथिंग आएगा, जब आप किसी चीज पे कंसेंट दिखा रहे हैं, यानी अपनी रजामंदी को वहां पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ओन तो आएगा नहीं, यहाँ पे बाई यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि एग्रीड दिया हुआ है, तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। नो इम्प्रूवमेंट वाला केस यहाँ पे रहेगा नहीं, तो ये आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एग्री टू द प्रपोजल। यहाँ पे आपका आंसर या जवाब इस सवाल का रहेगा। तो बच्चों अपन जो है अब अगले सवाल को देखते हैं। मदर वॉज वॉचिंग ए मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ। देखो यहाँ पे जो बदलाव जो है वो अपन को देखना है। पहले तो अपन यहाँ पे ये देखेंगे व्हेन जो है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो देखो पहले एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ये जो है वो कंटिन्यूस स्थिति में था, यानी वो उसकी माताजी ये काम कर रही थी। लेकिन पहले कौन सा काम जो है वहां पे हुआ कि बिजली चली गई या जो है विद्युत ऊर्जा जो है चली गई या लाइट्स चली गई, अपन ऐसा जब बोलते हैं तो यहाँ पे ये वाली जो स्थिति है, वैन के बाद वाली जो स्थिति है कि लाइट्स जो है वो चली गई जब उसकी माताजी जो है वो टीवी देख रही थी। तो यहाँ पे जो है यदि आपने लाइट्स के बाद में यहाँ पे यदि गोइंग ऑफ लिया तो ये तो कंटिन्यूस रहेगा। तो यहाँ पे यदि आपको जो है वो वाज वर इस तरीके की स्थिति लेनी पड़ेगी, वो हो भी नहीं सकता। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट वाला केस है नहीं, क्योंकि वर गोइंग ऑफ, बिजली जा तो ही रही थी, वो कंटिन्यूस, वो तो चली गई। तो यहाँ पे हैव गोन भी नहीं आएगा। तो वेंट ऑफ का मतलब जो है वो काम करना उसने बंद कर दिया, स्टॉप वर्किंग जिसको अपन बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कई चीजें आपने इसी से संबंधित और देखी होंगी। जब आप स्विच की बात करते हैं तो स्विच के साथ ऑन और ऑफ दोनों आते हैं। जब स्विच ऑन किसी का करते हैं तो स्विच ऑन लाइट का, ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ। इसी तरीके से कई बार टर्न के साथ भी आप जो है वो ऑन और ऑफ का यूज करते हैं। जब आप टीवी या किसी जो है वो मशीनरी को ऑन करते हैं तो टर्न ऑन, फिर जो है वो टर्न ऑफ यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से अपन ने इस सवाल को देखा कि जब अपन जो है वो कई बार कोई काम करते रहते हैं और जब अपन बोलते हैं कि लाइट्स चली गई तो लाइट्स वेंट ऑफ, है ना। तो इस तरीके से जो है वो ये अपन को चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब आपका वेंट ऑफ यहाँ पे रहे। अब अपन जो है वो आगे आने वाले सवाल पे देखते हैं। इस सवाल में जो है वो आपको यहाँ पे जो कंजक्शन है उसकी कंसेप्ट यहाँ पे यूज करनी है। स्केर्सली हैड द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम। यहाँ पे बच्चों आपने जो है वो कई बार ये देखा होगा कि आप जो है वो हार्डली का भी उपयोग करते हैं और हार्डली के साथ को रिलेटेड जो हिस्सा रहता है वो वैन रहता है। लेकिन एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्या करता है, कई बार इसकी जगह देन दे देता है, जो कि गलत है यहाँ पे। और ये स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्जन का यहाँ पे फॉर्म है सारा। अब इन्वर्जन अपन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप द पैसेंजर सब्जेक्ट है और इससे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ चुका है और उसके बाद में वर्ब आ चुका है।
स्केर्सली जो है वो बच्चों यहाँ पे जो है वो एक तरीके से जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो कंजक्शन वाली स्थिति में अपन यहाँ पे देखें तो हार्डली भी यहाँ पे सिमिलर आ सकता है, और दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। उसके बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म, फिर वैन, फिर सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सही है। स्केर्सली आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वैन आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आया। तो इसलिए नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आंसर में आपका रहेगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अपन जो है वो अगले सवाल की चर्चा यहाँ पे करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ़ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। तुम्हें निश्चित तौर पर बुक फेयर में जाना है, चाहे तुम उसको पसंद करो या ना करो। तो अपन जो है, आप इसको पसंद करें या ना करें, इसके लिए देखो यहाँ पे जो बिना एरर वाला हिस्सा दे रखा है वो और नोट दे रखा है। अब अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसके लिए जो है जो कंजक्शन है वेदर और वाला केस यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे देखो ये आ नहीं सकता है यहाँ पे, ये वेदर यू लाइक्ड। अब यदि आपने जो है ये वाला ले लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, देखो इफ़ और इस वाले केस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ बताई जाती है तो कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट का कर सकते हैं, मे का कर सकते हैं। लेकिन इधर वाले केस के अंदर जो है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जो है वो इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट का फॉर्मेट है। तो इसलिए जो है वो आपका फॉर्मेट कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि और भी आगे दिया हुआ है तो वेदर के साथ और भी जस्टिफाई हो जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे जो है यदि कैन, मे, मस्ट है तो इसके जो है वो आगे वाले हिस्से के अंदर जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर जो है वो प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे लाइक है बच्चों, तो लाइक जो है वो कभी भी प्रोग्रेसिव केस में नहीं रहता, ये आपको ध्यान रखना है। लाइक के साथ जैसे फील है, या फिर आप जो है वो किसी इच्छा की बात कर रहे हैं, विश है, तो ये प्रोग्रेसिव केसेस में नहीं आती हैं ये वर्ब। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस सवाल में बच्चों यहाँ पे कल्पना की गई है कि मैं ये होता तो ये करता, या किसी जो है वो काल्पनिक जो है वो इमेजिनेशन को प्रकट यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कल्पना किसी कर रहे हैं, जैसे आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उस कंडीशन में आई के साथ जो है वो क्या आएगा, वर आएगा। कभी भी आप इसके साथ जो है वो वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, देखो ये वाला जो पोर्शन है, आई विश इफ़ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। अब यहाँ पे इफ़ जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, आई विश के अंदर। तो अपन को इफ़ को रिपीटेशन यहाँ पे नहीं करना। यदि आई विश नहीं रहता तो अपन इफ़ यूज कर सकते थे यहाँ पे। तो इसलिए आपका जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, इफ़ यहाँ से हटेगा, और हटने के बाद में सीधा अपन क्या लिखेंगे, आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो आंसर में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। When I was working in a software company, it was mandatory to register my legally as an authorized software developer। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंडेटरी टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें तो चेंजेस होगा नहीं, रजिस्टर ही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे तीनों में रजिस्टर दे रखा है। अब देखो रजिस्टर माई लीगली, ये कुछ यहाँ पे जो है वो जम नहीं रहा, क्योंकि जो माई है वो जो है वो किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, माई बुक, इस तरीके से अपन जो है वो माई को नाउन से जो है वो कि नाउन से पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो लीगली जो वर्ड है, यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो एडवर्ब है।
तो अपन यहाँ पे माई किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकते, यानी इसमें संशोधन आपको करना ही पड़ेगा। तो मी लीगली भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाला केस है मी। और माइन जो है वो ज़्यादातर जो है वो सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल किया जाता है कि दिस इज़ माइन, ये मेरा है। इस तरीके से अपन जब बोलते हैं तो माइन जो है वो सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि टू रजिस्टर लीगली, लेकिन वो रजिस्टर किया उसने लीगली, लेकिन किसने किया? उसने खुद ब खुद किया, स्वयं किया। तो अपन यहाँ पे जो है फिर रिफ्लेक्सिव जो है वो प्रोनाउन का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता होगा, जैसे हिम के साथ अपन हिम सेल्फ लगा देते हैं, हर के साथ हर सेल्फ लगा देते हैं। तो ये सारे केस जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिस्से हैं। इसलिए आपका आंसर जो है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्टर कैसे किया? खुद ब खुद किया, तो माई सेल्फ, और जो है वो किस संदर्भ में यहाँ पे? लीगली तरीके से। तो ये एडवर्बियल है यहाँ पे, तो ये इसका जवाब यहाँ पे रहेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को अपन देखने से पहले मैं आपको कुछ मैनी से संबंधित रूल पहले बता देता हूँ। यदि आप मैनी का उपयोग कर रहे हैं तो मैनी के साथ आपको ने देखा होगा प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही यहाँ पे वर्ब रहेगा। अब यदि आपने मैनी के साथ ए या फिर एन का उपयोग किया तो उसके साथ फिर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। अब इसी के साथ यदि आपने मैनी के साथ यहाँ पे ऑफ का उपयोग किया और उसके साथ दी आया आर्टिकल, तो नाउन यहाँ पे क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा, और वर्ब भी बच्चों क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। अब देखो यहाँ वाला केस आप देख रहे होंगे कि ऑफ के बाद में यहाँ पे जो है ऑफ वाला केस यहाँ पे है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब तो प्लूरल है, वर्ब यहाँ पे आया हुआ है, तो इसमें कोई संशोधन आपको नहीं करना। नाउन जो है वो यहाँ पे जो है वो किस तरीके का रहना है? यहाँ पे प्लूरल रहना है, तो स्टूडेंट्स आ गया, ठीक बात। लेकिन यहाँ पे जो है आर्टिकल यहाँ पे क्या आएगा? ये द आर्टिकल का यूज आपको यहाँ पे करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आपका जो है वो क्या है? सही है। ये रूल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, इससे संबंधित भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 10 को। द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। डाइवर का मतलब जो गोताखोर होते हैं, और डाइव का मतलब गोता लगाना। कहाँ पे? पूल के अंदर। कहाँ से? बहुत ज़्यादा ऊंचाई से। अब देखो बच्चों ये सिंगुलर है, तो अपन यहाँ पे एस या एस इसमें यूज कर सकते हैं। तो पहला तो केस ये हो सकता है, या इसको पास्ट में ला सकते हैं। तो डाइव्ड भी हो सकता है, डाइव्स भी हो सकता है, डाइव्ड भी हो सकता है। लेकिन जो है जब आप किसी गतिशीलता की बात कर रहे हैं और किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं गति के साथ, तो वहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, ना कि इनका। इनका मतलब तो आप पहले से ही मौजूद हैं, और गतिशीलता के साथ कहीं अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे इनटू आता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा हो गया? 4th नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐड दिया हुआ है, यहाँ पे टू दिया हुआ है। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। इस सवाल को हल करने से पहले जो आपको मैंने पहले जानकारी बताई थी हार्डली वाली, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो हार्डली के साथ मैंने आपको बताया था हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद में जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर जो है वो क्या आएगा? यहाँ पे हार्डली के साथ क्या आता है? वैन आता है। अभी मैंने बताया था देन दे के गलतियाँ एग्जाम में दी जाती हैं। तो यहाँ पे एक तो चीज़ आपको देन को चेंज करना है, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। यदि आप पीछे का पोर्शन देखेंगे तो इसका द चेयर ठीक है, द चेयर ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेट जो है वो आएगा, क्योंकि ये हेड के साथ वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म आएगी? 3rd फॉर्म आएगी। इसलिए आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? सेट ऑन द चेयर आएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो 11 का 4th ऑप्शन जो है वो आंसर में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। अगले सवाल पे अपन यहाँ पे चलते हैं। अगला सवाल है योर एडवाइस विल बेनिफिट टू यू। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेनिफिट फ्रॉम मी, बेनिफिट फॉर मी, बेनिफिट मी, नो इम्प्रूवमेंट। देखो यहाँ पे
तुम्हारी सलाह जो है मुझे जो है वो मदद करेगी या मददगार होगी, लेकिन किसके लिए होगी? मेरे लिए होगी। तो फ्रॉम तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, ये आपको पता है। अब इसके बाद में दो ऑप्शन यहाँ पे रह गए हैं। देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि बेनिफिट जो है वो यहाँ पे ट्रांजिटिव जो है वर्ब का काम कर रही है और इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर जो है वो कौन सा रहेगा? फोर्थ ऑप्शन रहेगा। लेकिन यही यदि इंट्रांजिटिव के रूप में काम कर रही है तो उसके साथ फ्रॉम भी आ सकता है, बाई भी आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा आएगा, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांजिटिव वर्ड आप समझते होंगे, यहाँ पे ट्रांजिटिव का मतलब जिसके लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं होता, ये थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखें। सवाल नंबर जो है वो 13 पे चलते हैं। वी कैम बैक, हम वापस आए, बिकॉज, अब बिकॉज कंजक्शन का काम यहाँ पे कर रहा है। वी हैड रन आउट ऑफ मनी, अब देखो हैड के साथ जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रन रेन रन यहाँ पे आएगा। तो पहली बात तो ये तो देखते ही अपन को पता चल जाएगा कि रन यहाँ पे आना है। अब हैड रन यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये जो है वो वी रन यहाँ पे नहीं आएगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखो पहले कौन सा काम हुआ, पहले जो है उनका पैसा ख़त्म हुआ या वो पहले आए? तो पहले जो है उनका पैसा ख़त्म हुआ, तो पहले जो काम हुआ वो परफेक्ट टेंस में आएगा, तो वी हैड रन आएगा और उसके बाद में वो आए तो वी केम बैक आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसीलिए जो है वो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आंसर में सही है आपका। अगले सवाल पे अपन नज़र डालते हैं। अमित हैज़ द गुड कमांड ऑन द इंग्लिश एज ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लिश, कि अमित की जो है वो इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है यहाँ पे, क्योंकि वो जो है वो इंग्लैंड में ही पला बड़ा है। ये तो इसका अर्थ हुआ। अब देखो यहाँ पे कमांड जो है वो क्या है बच्चों, जो है वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। और ये गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये आर्टिकल है यहाँ पे। देखो गुड कमांड ये तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन जो है जब एडजेक्टिव जो है गुड बेटर बेस्ट आपने देखा होगा, तो इसके साथ अपन दी आर्टिकल का यूज सामान्यतः नहीं करते। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुड के साथ जो है वो ये हटेगा यहाँ पे यानी ए बेटर तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे एक गुड कमांड हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है, जब आप किसी चीज़ की जो है वो पावर की बात करते हैं और आप जब अथॉरिटी की बात करते हैं, तो उसके साथ जो है वो कमांड के साथ ओवर आता है और ओवर समबॉडी और समथिंग दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी किसी चीज़ के ऊपर कमांड रखना, और ये अनकाउंटेबल जो है वो स्थिति में रहेगा। तो ये नाउन अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे इंग्लिश के साथ इंग्लिश के ऊपर उसकी कमांड है, तो उसके लिए ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रेपोजिशन का यदि आपको नॉलेज है तो यहाँ पे ऑप्शन वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपका जो है वो जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड यहाँ पे आपका जो है वो जवाब रहेगा, ए गुड कमांड ओवर द इंग्लिश। तो ये सीधा सीधा जवाब आपका आंसर में रहेगा, यदि आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन का नॉलेज यहाँ पे इसको लेकर है तो। क्वेश्चन नंबर 15 को अपन देखते हैं। देयर इज ए ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज़ इन मॉडर्न एज, आधुनिक युग में जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो यहाँ पे ए क्या है? आर्टिकल का काम कर रहा है। ग्रेट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है यहाँ पे ए। और डिग्रेड जो है वो बच्चों जो है वो क्या है? वर्ब है। अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? नाउन की बताना चाहिए ना, लेकिन ये तो नाउन नहीं है, तो आपको इस वर्ब को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर डिग्रेड जब किसी चीज़ का होगा तो किसका हो रहा है? तो यहाँ पे ऑफ आना चाहिए। तो डिग्रेडेशन इसका नाउन स्ट्रक्चर है, एक ग्रेट डिग्रेडेशन हो जाएगा। फिर ऑफ यहाँ पे जो है वो प्रेपोजिशन आएगी और वैल्यूज़ का जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 अपन जो है वो पहले कर चुके हैं। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल। तो कंसेंट के लिए अपन ने देखा था कि जो है विद के स्थान पर जो है वो क्या था? टू आएगा और टू समथिंग यहाँ पे रहता है।
तो अपन जो है वो ये सवाल पहले भी कर चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं अपन। आई एम थिंकिंग टू बाई ए न्यू कार एज माई ओल्ड वन इज गिविंग मी ट्रबल। तो ये जो अपना यहाँ पे सवाल है, इसमें जो है वो प्रॉब्लम देखो क्या है यहाँ पे। पहली बात तो अपन ने जो है वो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो थिंक जो यहाँ पे वर्ब है, ये नॉर्मली जो है वो प्रोग्रेसिव केस में नहीं होती है। लेकिन देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि आई एम दिया हुआ है और जो बदलना है वो थिंकिंग टू बाई, इसको बदलना है। तो उस केस में जो है जब आप किसी आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, जब आप किसी विचारधारा या आइडियाज़ की बात कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, तो उस कंडीशन में अपन इसको आईएनजी फॉर्मेट में उपयोग कर सकते हैं। और इस केस में जब ये आईएनजी में आएगा तो इसके साथ जो है वो यहाँ पे आगे ऑफ आएगा, तो थिंकिंग ऑफ यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर सही है, थिंकिंग ऑफ बाइंग यहाँ पे आएगा। ऑफ है तो वर्ब की जो है फॉर्म रहेगी वो आईएनजी स्ट्रक्चर में यहाँ पे आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों अपन जो है वो जम्बल्ड सेंटेंस पे देखते हैं, इनको कैसे ट्रिक से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है इसी साल मार्च 2020 के अंदर। सबसे पहले इन सवालों को हल करने के लिए अपन ऑप्शन पे नज़र डालेंगे, यही इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है। तो इसमें पहला अपन जो है वो मेजॉरिटी वाला केस देखते हैं। मेजॉरिटी यानी शुरुआत जो है वो बी सेंटेंस से यहाँ पे हो रही है। अब ऑप्शन की मेजॉरिटी यही रहती है कि इनमें से आंसर संभावित रूप से हो सकता है, यदि नहीं भी हो तो अपन इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। तो क्या जो है वो ए से शुरू हो सकता है सेंटेंस। नेवरदलेस से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होता नॉर्मली। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, तो भी या फिर भी, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या डी से शुरू हो सकता है, सो से भी शुरू नहीं हो सकता सेंटेंस नॉर्मली, तो इससे भी शुरू नहीं होगा। तो ये आपके दो ऑप्शन खत्म हो गए हैं। अब अपन को पता चल गया कि मेजॉरिटी ये है कि बी से सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो अपन बी से शुरुआत करते हैं। देखो, ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब जो सहायक है, हेल्पफुल है, टू हैप्पीनेस यानी खुशी के संदर्भ में, मे बी टर्म एज ए प्रोग्रेस, वो एक प्रगति या प्रोग्रेस को निरूपित करता है, या निरूपित करना उसको जो है वो चाहिए इस संदर्भ में। अब यहाँ पे इसके बाद में या तो सी आ सकता है या डी आ सकता है। अब अपन को देखना है यहाँ पे, यदि अपन डी देखें, सो इफ द चेंज contributes to the growth of these factors। अब ये कौन से फैक्टर्स की बात कर रहा है, अभी तक वो फैक्टर्स आए ही नहीं है, इसलिए अपन जो है ये तभी आएगा जब फैक्टर्स की चर्चा की जा चुकी होगी। इसलिए मेजॉरिटी अब किस ऑप्शन की हो गई, फर्स्ट ऑप्शन की हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया 100%। तो इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं। कई बार आप जो है वो किस तरीके से हल करेंगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन जो है देखो इसी तरीके से आगे आने वाले सवाल पे भी देखेंगे, ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसी ट्रिक से अपन जो है नेक्स्ट जंबल सेंटेंस को अरेंज करने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन पे नज़र डालो आप पहले। मेजॉरिटी क्या बोल रहा है कि भाई सी से सेंटेंस की शुरुआत होगी। अब अपन मेजॉरिटी के ऊपर जाने से पहले क्या बी से शुरुआत हो सकती है, पहले बी को चेक करेंगे। आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। तो इट क्या, किसको वो दोबारा जो है वो दे देगा अगले सप्ताह, किसको देगा ये अपन को नहीं पता। इसका मतलब बी से शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि इट यहां पे नहीं डिफाइन कर पा रहा है। फिर क्या ए से शुरुआत हो सकती है, कैन आई बोरो योर कैमरा, कि मैं तुम्हारा जो है वो कैमरा जो है वो ले सकता हूं। अब चलो आपने जो है वो डी से चलो ए से चलो ठीक है, आपने शुरुआत आप कर ली मान लो, लेकिन इसके रिफ्लेक्शन में आप क्या जो है वो ए के बाद में डी रख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, कि इन दिनों में जो है वो जंगल काफ़ी सुंदर है। तो जब ये बात बोली गई उसको, अब इसके बाद में देखो आप बी देखो, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। लेकिन देखो ये सवाल किया जा रहा है कि क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूं, और वो इसके जवाब में ये बोलेगा कि मैं इसको अगले सप्ताह तुम्हें लौटा दूंगा। यानी ए और जो बी है वो आपस में पास पास रहेंगे। पहले ए आएगा फिर उसके बाद में बी आएगा कि भाई मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूं क्या, इसको मैं तुम्हें अगले सप्ताह लौटा दूंगा। यानी ए और बी आपस में पास पास में आएंगे, ये बात तय हो गई है।
इसमें नहीं है तो ये भी ऑप्शन खत्म। ए और बी यहाँ पे पास पास में है, ए के ठीक बाद में बी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका होगा 100%। तो इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं चंद सेकंडों में। एसएससी सीजीएल के जो है वो टियर 1 एग्जाम के अंदर हर एक एग्जाम में 2 सवाल इस तरीके के पूछे गए हैं जिनको आप चंद सेकंडों के अंदर हल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो अगले सवाल पे अपन चलते हैं जो जंबल्ड सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। इसमें भी अपन वही ट्रिक लगा के अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो मेजोरिटी यहाँ पे क्या दी हुई है, डी से शुरुआत दे रखी है, फिर बी से और सी से अपन को चेक करना है कि क्या इनसे शुरू हो सकता है क्या। अपन क्रॉस चेक भी करेंगे अपने ट्रिक को। तो सी में देखो ये हाउएवर दिया हुआ है, जहाँ से बहुत रेयरली चांसेस रहते हैं कि ये सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, तो अपन एक बार इसको क्रॉस कर देंगे। बी से शुरू हो सकता है क्या, बी देखो, ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप विद इक्वेनिमिटी, यानी जो है, लेकिन ट्रूली वास्तव में, अब ट्रूली वास्तव में ये बात क्यों बोल रहा है, कोई चीज़ जो है वो पहले डिफाइन की गई है तभी ये बोल रहा है, इसलिए अपन जो है वो बी को भी पहले यहाँ पे नहीं ले सकते। अब देखो डी से शुरुआत करके देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी, यानी जो शारीरिक दक्षता है या जो सामर्थ्य है वो सक्षमता है जो शारीरिक चुनौतियों के जो टास्क है उससे रूबरू होने के या उनका सामना करने से संदर्भित। फिर इसके बाद में देखो बी आ सकता है क्या, ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप विद इक्वेनिमिटी। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी का तो जिक्र ही नहीं हुआ है इसके अंदर, तो अपन जो है वो यहाँ पे इसके चांसेस कम हो जाते हैं। फिर डी के बाद में ए और चेक करके देखते हैं। देखो इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस, इट किसके लिए आया है यहाँ पे, देखो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसमें शारीरिक जो है वो सामर्थ्य या जो है वो सहनशीलता जो है की ज़रूरत होती है, जिसको बनाया जा सकता है ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के माध्यम से। ठीक बात। हाउएवर स्ट्रेंथ, लेकिन जो स्ट्रेंथ है ऑफ कैरेक्टर इज ए पर्सनैलिटी ट्रेट और क्वालिटी, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वास्तव में एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, गुण है, वो विशेषता है और क्वालिटी है। वास्तव में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस, जो एक सशक्त जो है पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी की देखो यहाँ पे बात हुई है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि सी के बाद में क्या आ सकता है, बी आ सकता है। तो आप इसको इसके माध्यम से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सी के बाद में बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की संभावना सबसे ज़्यादा है और यही इसका जवाब यहाँ पे रहेगा। अब इस सेंटेंस को अपन जंबल सेंटेंस को यहाँ पे देखते हैं। देखो नए वाले को, इसमें देखो मेजोरिटी यदि अपन देखें तो बी दे रखा है और सी दे रखा है। तो पहले अपन को ये देखना है कि बी से शुरू होगा कि सी से शुरू होगा। देखो बी को देखो पहले, एट फर्स्ट ही, अब ही कौन है अपन को नहीं पता है, तो ही जो है वो यहाँ से ही थॉट इट वॉज, यही है यहाँ पे, ही थॉट इट वॉज ए स्टक काइट। तो ही अपन को पता ही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है। अब जो है वो क्या सी से शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे सी देखो, भीम वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स, यानी खेतों को, व्हेन ही स्पॉटेड ए राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब सी से शुरू हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सी से शुरू हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका जो है वो बी वाला खत्म हो गया। अब सी के बाद में बी आएगा या सी के बाद में डी आएगा, ये आपको चेक करना है इन दोनों में। तो भीम वॉज विजिटिंग हिज फील्ड व्हेन ही स्पॉटेड ए राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अपन देखो कौन सा जो है वो चेक करें, पहले डी चेक कर लेते हैं। बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग, अब देखो कौन सी चीज़ जो है वो बढ़ रही थी, कौन सी चीज़ जो है वो ऊपर बढ़ रही थी यहाँ पे, एंड एमिटेड लाइट ही वॉज शॉक्ड, वह अचंभित हुआ वहाँ पे उस चीज़ को देख के। अब सी के बाद में देखो यहाँ पे जो है आप बी और चेक करो, भीम वॉज विजिटिंग हिज फील्ड व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज ए स्टक काइट, कि वो एक अटकी हुई पतंग है। पहली बार उसको ऐसा लगा कि ये अटकी हुई पतंग है, जबकि ये बट वाली स्थिति तो बाद की है, ये तो बाद में उसको ऐसा लगा, लेकिन पहली नज़र में तो उसको क्या लगा कि ये अटकी हुई एक पतंग है। इसलिए सी के बाद में बी की मेजॉरिटी यहाँ पे रहेगी और सी के बाद में बी वाला केस है, तो आपका थर्ड ऑप्शन आंसर में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इस सवाल को भी अपन मेजॉरिटी के संदर्भ में यहाँ पे देखते हैं पहले।
पहले मैंने आपको बताया कि आप पहले ऑप्शन पे नज़र डालेंगे। देखो ए जो है वो दोनों केस के अंदर ए फर्स्ट पोजीशन पे है, तो अपन पहले ये चेक करेंगे कि ए आ सकता है कि नहीं आ सकता। इवेंचुअली सी, अब देखो सी अपन को पता ही नहीं है पहले क्या चीज़ है, तो अपन सी को पहले कैसे ला सकते हैं, अपन को पता ही नहीं किस जो है वो फीमेल पर्सन के लिए ये उपयोग में किया गया है, तो इसका मतलब ए से तो किसी भी कंडीशन में शुरू नहीं हो सकता। क्या सी से शुरू हो सकता है? सी नीडेड, तो यहाँ पे भी देखो वही समस्या आ गई, सी से भी ये शुरू नहीं हो सकता है, तो ये भी खत्म। अब आपका एक ही ऑप्शन आंसर में बचा है, यही आंसर हो जाएगा। तो कई बार तो अपन को ऑप्शन जो है वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, और बहुत जल्दी वो सवाल हल हो जाता है। इसलिए आप इस ट्रिक से यदि अप्रोच करेंगे तो सवालों को हल करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 23 को भी अपन मेजोरिटी के हिसाब से देखते हैं। पहले बी देख लेते हैं, क्या बी से शुरुआत हो सकती है? वेयर आर यू गोइंग द फादर आस्क्ड, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए से शुरू हो सकता है क्या? वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू। ये तो तब बोला जाएगा जब आपसे पहले सवाल पूछा जाए तो उसका आप जवाब देंगे, तो यानी पहले सवाल पूछा जाएगा फिर उसका जवाब आएगा। अब देखो ये कब बोला? जब उनसे सवाल पूछा गया, तो ए तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे खत्म। क्या डी हो सकता है? देखो डी में भी जवाब है, यस, तो ये एक जवाब है, इससे पहले सवाल होना चाहिए या कुछ कहा जाना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, तो इसका मतलब डी से भी नहीं हो सकता। अब ये डेफिनेट हो गया कि बी से शुरुआत होगी, तो बी के बाद में ए आएगा कि सी आएगा, ये आपको चेक करना है। वेयर आर यू गोइंग ही द फादर आस्क्ड, उसके पिता ने जो है, उनके पिता ने कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो अब वो इस चीज़ का जवाब देगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो देखो सी आ सकता है क्या? टेक योर अम्ब्रेला, तो ये तो तब बोलेगा जब वो जवाब देगा कि भाई कहाँ जा रहे हैं। तो बी के बाद में ए वाले में जवाब है क्या? वी आर गोइंग टू द मार्केट, तो इसका मतलब बी के बाद में ए आंसर जो है वो, यानी सेकंड ऑप्शन आपका 100% सही है ये। तो अब जो है वो पैराजंबल का क्वेश्चन नंबर 24 अपन देखते हैं। इसमें भी अपन जो है वो ऑप्शन के हिसाब से इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे मेजोरिटी में क्या है कि सी से क्या सेंटेंस शुरू हो सकता है, पहले इसको चेक करने से पहले अपन डी और बी देख लेते हैं। डी में दिया हुआ है, देखो दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग। अब देखो दिस किसके लिए आया है अपन को पता ही नहीं, जब आप डिस्क्राइब करेंगे किसी चीज़ को तभी तो उसके बाद में वाले सेंटेंस में दिस यूज करेंगे, तो इसका मतलब जो है वो डी से जो है वो इसकी शुरुआत नहीं हो सकती, ये खत्म हो गया ऑप्शन। अब बी में देखो आप, क्या बी से शुरू हो सकता है? इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोवाइड दैम टू एंटरप्रेन्योर्स। अब ये जो है वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकली, किससे जो है वो तकनीकी रूप से उन चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाएगा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो अपन जो है वो बी से भी यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या सी से शुरुआत की जा सकती है? द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सर्टेन फैसिलिटीज़ इन द बजट सेशन, यानी कुछ जो है वो विशेष फैसिलिटीज़ को जो है वो सरकार ने बजट के दौरान जो है वो घोषित किया वहाँ पे। ठीक बात है, और ये घोषणाएं जो है वो किस रूप में थी? अब सी के बाद में ए आएगा या बी आएगा? दे कैन देन परचेज। अब देखो दे कौन परचेज करेगा, तो यहाँ पे अपन को पता ही नहीं है दे कौन परचेज करेगा, तो ये वाला सी के बाद में ए तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। अब आपकी मेजोरिटी क्या होगी? सी के बाद में बी आएगा और फिर बाद में क्या आएगा? ए और डी आएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते। तो आज के अंतिम सवाल पे अपन चलते हैं जंबल्ड सेंटेंस के। ये भी जो है अपन ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मेजोरिटी क्या दी हुई है? सी से। चिल्ड्रंस एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्प्टेड टुवर्ड जंक फूड, यानी जो है जो कम आयु के हैं या बच्चे जो हैं वो आकर्षित होते हैं जंक फूड की तरफ। तो ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखो बी से हो सकता है, 10 से कभी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, बहुत रेयरली चांसेस हैं पैराजंबल में इसकी शुरुआत जो है वो बी से नहीं होगी इसकी। ए से शुरू हो सकता है क्या? दिस इज बिकॉज, ऐसा जो है वो इसलिए है। अब ऐसा किस लिए है? ये दिस क्यों आया है? किसी घटना को पहले बताया जाएगा कि लोग पसंद करते हैं इसलिए, क्योंकि इसकी खुशबू ऐसी है, ये वो ऐसा है, फ्लेवर ऐसा है, तो इसका मतलब इससे भी शुरुआत नहीं की जा सकती। अब सी से शुरुआत करेंगे, सी के बाद में डी आएगा या ए आएगा, ये आपको देखना है। चिल्ड्रंस एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्प्टेड टुवर्ड जंक फूड, ठीक बात। अब देखो एक ए आएगा क्या? दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी खुशबू, फ्लेवर और वैरायटी जो मार्केट के अंदर उपलब्ध है उसकी वजह से ऐसा है, तो हो सकता है।
क्या सी के बाद में डी आ सकता है? चिल्ड्रंस एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टुवर्ड जंक फूड, इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल। तो ये बात आप पहले थोड़ी बोलेंगे, पहले तो ये बताएंगे कि बच्चे और टीनेजर्स जो पसंद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो क्यों का जवाब आपका जो है वो सी का जवाब ए के अंदर है या उससे रिलेटेड है वो। तो सी के बाद में ए की संभावना सबसे ज़्यादा है और यही आपका आंसर है। तो आज मैंने आपको बताया कि जंबल्स को कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है, क्या अप्रोच आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में रहेगी। इसी तरीके से मैं और वीडियो आपके सामने लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियोस को पसंद करना पड़ेगा, लाइक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इस वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो है वो आने वाले वीडियोस को के साथ बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।